एक अंधेरे कमरे में 4 किराए के सैनिक मर्सिनरीज फर्श पर मृत पड़ते हैं, जिससे एंडी को अपनी पिछली सभी मौतों के बारे में सोचना पड़ता है और वह सोचती है कि क्या यह उसका आखिरी बार है। ये सब एक दिन पहले मोरक्को में शुरू होता है, जब एंडी बुकर से मिलती है ताकि उनके लिए एक संभावित नए काम के बारे में बात कर सके। एंडी हिचकिचाती है क्योंकि वह अब और लड़ना नहीं चाहती। लड़ने की इच्छा न होने के बावजूद बुकर उसे कम से कम होटल वापस आने और बाकियों से मिलने के लिए मना लेता है। रास्ते में एंडी देखती है कि कुछ लड़कियां एक तस्वीर ले रही हैं, जिसमें गलती से वह भी आ जाती है। इसलिए वह एक बहाना बनाकर उनका फोन उधार लेती है और अपनी मौजूदगी का हर सबूत मिटा देती है। होटल में वे लंबे समय बाद निकी और जो की जोड़ी से फिर मिलते हैं। सभी लोग इस काम को लेना चाहते हैं, लेकिन एंडी अभी भी हिचकिचा रही है क्योंकि उसे कॉपली पर भरोसा नहीं है और उनका एक नियम है कि वे कभी एक ही नियोक्ता के साथ दोबारा काम नहीं करते। आखिरकार वे उसे कॉपली से मिलने के लिए बुकर के साथ जाने के लिए मना लेते हैं, केवल यह सुनने के लिए कि कॉपली क्या कहना चाहता है। कुछ समय बाद एंडी और बुकर एक कैफे के बाहर बैठते हैं, जबकि निकी और जो होटल की खिड़की से नजर रखते हैं सावधानी के लिए। कॉपली आता है और सब कुछ समझाता है। उसने अपनी पत्नी के बीमार होने पर CIA से ब्रेक लिया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई वह वापस काम पर नहीं लौट सका। आजकल वह इस तरह के कामों के लिए खुद को भुगतान करता है और चाहता है कि उनकी टीम यह काम करे। मिशन दक्षिण सूडान में कुछ बंधकों को बचाने का होगा और जब कॉपली कहता है कि वे बड़ा बदलाव ला सकते हैं तो एंडी आखिरकार मान जाती है। इसके बाद टीम दक्षिण सूडान के लिए उड़ान भरती है और रात होने का इंतजार करती है ताकि हमला किया जा सके। वे चुपके से बाहर के सभी गार्ड्स को एक एक करके मार देते हैं और फिर बाड़ को पार करके कुछ और को खत्म करते हैं। इमारत का दरवाजा एक छोटे विस्फोटक से तोड़ा जाता है, लेकिन जब वे अंदर पहुंचते हैं वे यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां कोई बंधक नहीं है। एंडी को एहसास होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। तभी कई सैनिक कमरे में घुसते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे पूरी टीम खून से लथपथ फर्श पर गिर जाती है। ये सोचकर कि टीम मर चुकी है, सैनिक पीठ फेर लेते हैं, लेकिन जल्द ही टीम के शरीर तेजी से ठीक होने लगते हैं और यहाँ तक कि गोलियां भी बाहर निकल जाती हैं। चारों जल्द ही उठ खड़े होते हैं और विभिन्न युद्ध तकनीकों से सभी सैनिकों को मार देते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उन्हें चोट लग रही है। यह सब कॉपली सुरक्षा कैमरों के माध्यम से देखता है, जिसे एंडी नोटिस करती है और कैमरों को नष्ट कर देती है। अगली सुबह टीम अपने खून से सने कपड़े रेत में दफनाती है और अपने विकल्पों पर चर्चा करती है। एंडी कहती है कि उन्हें कॉपली को ढूंढकर मारना होगा क्योंकि वह उनका रहस्य जानता है। वे सदियों पुराने योद्धा हैं जिनमें पुनर्जनन रेगेनरेटिव हीलिंग की क्षमता है और जो लोगों की मदद के लिए किराए के सैनिक के रूप में काम करते हैं। लेकिन कॉपली को ढूंढने के बाद वह तय करती है कि वह दुनिया के लिए लड़ना छोड़ देगी। इस बीच अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की सैनिक नाइल एक मिशन पर है, जहां उसे कुछ महिलाओं की जांच करनी है जो शायद दुश्मन द्वारा बंधक बनाई गई हो। जब वह उन्हें ढूंढती है वे चुपके से उसे उस आदमी की दिशा में भेजती हैं और नाइल अपनी टीम के साथ इमारत में घुसती है। जल्दी से उस आदमी को सीने में गोली मार देती है। फिर नाइल शव की जांच करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह आदमी उसका गला काट देता है। एक साथी नाइल के घाव को ढकने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह फिर भी मर जाती है। उसी समय टीम एक ट्रेन में सो रही होती है और उन्हें सपने में नाइल के मारे जाने की घटना दिखाई देती है, जबकि मेडिक टेंट में नाइल जीवित होती है और वह भी सपने में टीम को देखती है। टीम जागती है और महसूस करती है कि ये सपने इस बात का संकेत हैं कि उनमें से एक और है, जिससे एंडी नाराज हो जाती है क्योंकि वह इसे जल्दी खत्म करना चाहती है। लड़कों को उसे समझाना पड़ता है कि यह एक संकेत है और उन्हें नाइल को ढूंढना होगा। इसलिए एंडी कहती है कि वह इसे अकेले करेगी, जबकि वे कॉपली का पता लगाने पर काम करेंगे। वे बाद में फ्रांस में मिलने के लिए सहमत होते हैं। नाइल की बात करें तो उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त
अब उससे सावधान हो गए हैं, क्योंकि उसके घाव का कोई निशान तक नहीं बचा है। घटना की रिपोर्ट की जाती है और उच्च अधिकारी नाइल को जर्मनी में कुछ टेस्ट के लिए भेजने का फैसला करते हैं। परेशान नाइल अपने टेंट में लौटती है और उसका मूड और खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने पहले ही उसका सामान पैक कर दिया है। इंग्लैंड में फार्मास्यूटिकल कार्यकारी मेरिक स्टेम सेल रिसर्च के बारे में एक प्रस्तुति देता है, जिसमें वह धनी लोगों को बताता है कि उसके पास मानव रोगों को खत्म करने और जीवन काल को बढ़ाने की तकनीक है, बस उसे निवेश की जरूरत है। इसके बाद मेरिक कॉपली से मिलता है, जो उसे एंडी की टीम के जीवित होने का फुटेज दिखाता है। हालांकि मेरिक नाखुश है, ये कहते हुए कि उसे ठोस सबूत चाहिए, क्योंकि लोग सोचेंगे कि वीडियो को संपादित किया गया है। वह चाहता है कि कॉपली उन्हें पकड़े और उसके पास लाए। जब नाइल हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रही होती है, तभी एंडी बीच में आती है और सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। फिर नाइल को भी बेहोश कर देती है। कुछ पल बाद नाइल एक आर्मी वाहन की डिक्की में जागती है, जिसे एंडी चला रही होती है, और वह तुरंत पीछे का दरवाजा लात मारकर भागने की कोशिश करती है। नाइल जमीन पर गिरती है और एंडी तुरंत गाड़ी रोककर उसके पीछे जाती है, लेकिन नाइल भागने की कोशिश करती है। एंडी उसे रोकने के लिए उसके सिर के पीछे गोली मार देती है। फिर एंडी इंतजार करती है कि नाइल फिर से जीवित हो जाए, और नाइल जवाब में एंडी के कंधे पर चाकू मार देती है। एंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कहती है कि अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे उसके साथ आना होगा। इसके बाद एंडी और नाइल फ्रांस के लिए एक विमान लेती है, जो वर्तमान में एक तस्करी ऑपरेशन में शामिल है। एंडी अपनी टीम को फोन करके बताती है कि उसने लड़की को पा लिया है, लेकिन उन्हें अभी तक कॉपली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जाने से पहले एंडी अपना फोन नष्ट कर देती है। फिर वह नाइल को अपनी टीम के बारे में बताती है और यह कि उन्हें नहीं पता कि वे अमर क्यों हैं, लेकिन नाइल को ये अस्पष्ट जवाब संतुष्ट नहीं करते। जब एंडी सो जाती है, नाइल उसे कुर्सी से बांध देती है और पायलट के सिर पर बंदूक रखकर उसे वापस उड़ान भरने के लिए कहती है। जब एंडी जागती है, वह पायलट से रूसी में बात करती है, उसे मरने का नाटक करने के लिए कहती है, ताकि वह नाइल का ध्यान भटका सके। एंडी पायलट को गोली मारने का नाटक करती है और विमान गिरने लगता है। तो जब एंडी कहती है कि उसे विमान उड़ाना आता है, नाइल उसे खोल देती है। फिर पायलट विमान को फिर से नियंत्रित करता है और फ्रांस की ओर रास्ता ठीक करता है, जबकि नाइल और एंडी आपस में लड़ने लगती है। कई सालों के अनुभव के साथ एंडी आसानी से जीत जाती है और नाइल को गंभीर चोटें देती है, ताकि वह शांत हो जाए। जब नाइल अपनी चोटों को अपने आप ठीक होते देखती है, एंडी आखिरकार उसे सहयोग करने के लिए मना लेती है। बाद में फ्रांस में वे एक पुराने परित्यक्त चर्च में बाकी टीम से मिलते हैं, जहां वे रात का खाना खाते हैं और नाइल को टीम के बारे में और जानने को मिलता है। बुकर 18वीं सदी में अमर हुआ था। निकी और जो क्रूसेड्स में दुश्मन थे, और एंडी कहती है कि वह सबसे पुरानी है, लेकिन उसे अपनी असली उम्र याद नहीं। टीम नाइल को यह भी बताती है कि उनके लिए मरना संभव है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। जब एक अमर काफी समय तक जीवित रहता है, तो उनके घाव ठीक होना बंद हो जाते हैं, जो यह संकेत देता है कि उनका समय आ गया है। इसके बाद वे सब सोने चले जाते हैं, सिवाय एंडी के, जो लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठी रहती है। आधी रात को नाइल एक बुरे सपने से जागती है, जिससे सभी जाग जाते हैं। वह बताती है कि उसने एक महिला को समुद्र में डूबते हुए एक ताबूत में देखा, और टीम उसे बताती है कि वह क्विन थी, एक और अमर जो पहले एंडी के साथ लड़ती थी। उस समय वे जादू टोना करने के आरोप में महिलाओं को मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे पकड़े गए और खुद पर जादू टोने का आरोप लगा। जल्द ही शहर वालों को पता चला कि वे मर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक खास योजना बनाई। उन्होंने दोनों महिलाओं को अलग किया और क्विन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। तब से क्विन बार बार डूब रही है, बार बार जीवित हो रही है और फिर मर रही है। इस कहानी से परेशान होकर नाइल बाहर भागती है और एंडी उसका पीछा करती है, यह कहते हुए कि वे ही उसके पास हैं। अचानक
उन्हें कॉपली के सैनिकों के आने की आवाज सुनाई देती है। कॉपली एक सर्विलांस वैन से सब कुछ देख रहा होता है जब महिलाएं वापस अंदर जाती हैं और पाती हैं कि जो और निकी गायब है और बुकर को एक ग्रेनेड से उड़ा दिया गया है, जिसे ठीक होने में समय लगता है। फिर नाइल बुकर के साथ इंतजार करती है जबकि एंडी सैनिकों के पीछे जाती है। एक बार फिर वह बिना अपनी चोटों की परवाह किए लड़ाई में कूद पड़ती है और कुछ ही सेकंड में सभी को हरा देती है, जिससे कॉपली डरकर भाग जाता है। जब सब खत्म हो जाता है, समूह अपना सामान पैक करता है और दूसरा ठिकाना ढूंढने जाता है। इस बीच जो और निकी एक वैन में सैनिकों से घिरे जागते हैं जो उनकी जोड़ी होने का मजाक उड़ाते हैं, और जब वे किस करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अलग कर देते हैं। जल्द ही वैन उन्हें एक हवाई अड्डे पर ले जाती है, लेकिन जब दरवाजे खुलते हैं तो पता चलता है कि जो और निकी ने हथकड़ी में होने के बावजूद सभी को मार डाला है। कॉपली उन्हें इंग्लैंड के लिए एक विमान में डालता है और मैरिक से मिलवाता है, जो मजे के लिए उन्हें चाकू मारता है और बताता है कि वह उन पर प्रयोग करेगा जब तक कि वह मानव जीवन काल को बढ़ाने का तरीका नहीं ढूंढ लेता। इसके बाद निकी और जो को बेहोश कर दिया जाता है और एक लैब में भेज दिया जाता है, जबकि मैरिक कॉपली से बाकियों को भी लाने की मांग करता है। वापस एंडी की ओर वह, बुकर और नाइल एक परित्यक्त खदान में शरण लेते हैं, जहां नाइल को वहां छिपा हुआ पुराना खजाना और मूल कलाकृतियां देखकर आश्चर्य होता है। जब बुकर नाइल को अपने मृत बच्चों और हमेशा जीवित रहने के दर्द के बारे में बताता है, जब उनके प्रियजन मर जाते हैं तो एंडी को एहसास होता है कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। वह खदान छोड़कर शहर में एक फार्मेसी की ओर ड्राइव करती है, जहां वह मेडिकल सप्लाई खरीदती है और आश्चर्यचकित हो जाती है जब कैशियर उसे अपने घावों को बैक रूम में ड्रेस करने की पेशकश करती है। जब एंडी पूछती है कि वह बिना कोई सवाल पूछे एक अजनबी की मदद क्यों कर रही है, तो वह महिला कहती है कि उसे उम्मीद है कि एंडी कल किसी और के लिए यह दयालुता दोहराएगी, जिससे एंडी उन लोगों के बारे में सोचने लगती है जिन्हें उसने खोया है। मैरिक की लैब में जो और निकी को कुर्सियों पर बांध कर रखा जाता है, जबकि डॉक्टर उनके सैंपल लेते रहते हैं। कॉपली बताता है कि मैरिक के पास अब सभी जरूरी सैंपल हैं, इसलिए उन्हें अब बंधक रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैरिक कहता है कि वह जो चाहेगा वही करेगा और जब तक उसे नतीजे नहीं मिलते वह रुकेगा नहीं। निकी डॉक्टर को बताने की कोशिश करता है कि पहले भी लोग उन पर ऐसे प्रयोग कर चुके हैं और यह कभी काम नहीं किया, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। कुछ समय बाद आधी रात को नाइल एक बुरे सपने से जागती है और ताजी हवा के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। वह एंडी को उसका फोन देखते हुए पाती है और नाइल अपने परिवार के बारे में कुछ कहानियां साझा करती है, लेकिन एंडी को उदासी से अपना परिवार याद नहीं आता। जल्द ही बुकर उनके पास आता है और कहता है कि उसने कॉपली का स्थान ढूंढ लिया है और वे तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे उस पते पर पहुंचते हैं, बुकर इलाके की टोह लेने के लिए चला जाता है, जबकि एंडी नाइल को एक हथियार देती है। हालांकि नाइल घोषणा करती है कि वह मदद नहीं करना चाहती, ये कहते हुए कि वह अपने परिवार के साथ जितना हो सके उतना समय बिताना चाहती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एंडी उसे कार ले जाने देती है, केवल ये कहते हुए कि वह रास्ते में बाकी हथियारों को ठिकाने लगा दे। जब वह काफी दूर चली जाती है तो नाइल डिक्की खोलती है और उसे पता चलता है कि एंडी ने अपने हथियार के लिए गलत गोलियां ली थी। सुविधा केंद्र में एंडी और बुकर चुपके से अंदर घुसते हैं और कॉपली को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं। वे तुरंत उसे बंदूक की नोक पर ले लेते हैं, लेकिन अचानक बुकर एंडी को चौंका देता है, उसकी तरफ गोली चलाकर और उसे बांधकर। वह बताता है कि उसने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया, क्योंकि वह चाहता है कि मैरिक कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले जिससे उनकी अमृता खत्म हो जाए, ताकि उन्हें और दुख न सहना पड़े। और कॉपली उस इलाज को चाहता है जो उसकी पत्नी को बचा सकता था। हालांकि जब बुकर को पता चलता है कि एंडी के घाव ठीक नहीं हो रहे, तो वह घबरा जाता है। जल्द ही कई गार्ड्स आते हैं और एंडी और बुकर को बांध लेते हैं, इसलिए कॉपली विरोध करता है, यह कहते हुए कि उसे नहीं लगता कि एंडी कोई टेस्ट सह पाएगी।
हालांकि मेरिक को इसकी परवाह नहीं है और गार्ड्स को आदेश देता है कि वे एंडी और बुकर को उसी टेस्टिंग रूम में ले जाएं जहां जो और निकी को रखा गया है, और नतीजों की मांग करता है। इस बीच कॉपली को अचानक नाइल घेर लेती है, जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है ताकि को परसुइवरे पली समझाए कि क्या हो रहा है। वो बताता है कि उसने वर्षों तक टीम पर शोध किया और उनके द्वारा मानवता के लिए किए गए अच्छे कामों के बारे में जाना। कॉपली यह भी कहता है कि उसे लगा था कि इस टेस्टिंग के लिए टीम को लाकर वह दुनिया की मदद करेगा, लेकिन उसे अब एहसास हुआ कि वह गलत था। फिर नाइल कॉपली को अपनी टीम के पास ले जाने के लिए मना लेती है। कुछ ही देर बाद वे मेरिक की इमारत पर पहुंचते हैं और कॉपली नाइल को अंदर जाने की अनुमति देता है। वह ऊपरी मंजिलों तक पहुंचती है और तुरंत गोली खा लेती है, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाती है और सभी गार्ड्स को मारते हुए सही कमरे तक पहुंचती है। नाइल अपने दोस्तों को आजाद करती है और एंडी को बताती है कि उसने उसका सारा काम देखा है, यह पुष्टि करते हुए कि उसके पास निश्चित रूप से लड़ने के लिए कुछ है। निकी और जो बुकर के विश्वासघात से नाराज हैं, लेकिन एंडी बताती है कि अब इसके बारे में बहस करने का समय नहीं है। इसके बाद टीम इमारत में आगे बढ़ती है। गार्ड से लड़ते हुए वे एंडी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जल्दी साबित कर देती है कि वह अब अमर न होने के बावजूद भी एक शानदार योद्धा है। एक बम के हमले के बाद एंडी एक आदमी को तब तक मारती है जब तक वह मेरिक का स्थान नहीं बता देता। हालांकि जब वे मेरिक के कार्यालय में पहुंचते हैं तो वह खाली होता है और वे नोटिस करते हैं कि लिफ्ट नीचे जा रही है। लोग मेरिक का पीछा करने जाते हैं, जबकि नाइल एंडी के साथ रहती है। दुर्भाग्यवश नीचे जाने वाली लिफ्ट एक जाल थी और मेरिक अचानक एक कुल्हाड़ी के साथ प्रकट होता है। विमान की चाल को दोहराते हुए नाइल एंडी को गोली मारने का नाटक करती है, जो जल्दी से विचलित मेरिक पर कूदकर उसकी कुल्हाड़ी छीन लेती है और उसे मारती है। फिर नाइल उसे टैकल करती है। वे खिड़की तोड़कर एक कार पर गिरते हैं, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। जल्द ही लोग नाइल की मदद के लिए आते हैं और जब एंडी उनके साथ शामिल होती है तो वे पुलिस के आने से पहले एक साथ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद बुकर बाहर इंतजार करता है, जबकि टीम दोपहर का भोजन करती है और बुकर की सजा के बारे में चर्चा करती है, उसके विश्वासघात के लिए। नाइल उसका साथ देती नान है और कहती है कि उन्होंने उसकी मौत को नकली करने और उसके परिवार को बंद करने की व्यवस्था की है, इसलिए बुकर उसे बताता है कि वह टीम में एक शानदार जोड़ होगी। बाद में एंडी बुकर से बात करती है और उसे सूचित करती है कि उसकी सजा होगी कि वह 100 साल अकेले बिताएगा। चूंकि एंडी अब नश्वर है, इसका मतलब है कि वे एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे और वे गले मिलकर अलविदा कहते हैं। इसके बाद समूह कॉपली से सामना करता है और उसे बताता है कि उसकी सजा होगी कि वह उनके लिए काम करेगा, उन्हें नौकरियां दिलाएगा और उनकी मौजूदगी के सभी सबूत मिटाएगा। 6 महीने बाद फ्रांस में बुकर अपने अपार्टमेंट में लौटता है और उसे वहां क्विन को पाकर झटका लगता है।